यस, सो अल्टरनेटिंग करंट, ओके, हमारा चैप्टर ऑलरेडी थियरी वी हैव कंप्लीटेड। एग्जांपल्स जो भी 3-4 एग्जांपल्स बाकी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एग्जांपल 7.7 क्या बोल रहे हैं? फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब जहां इलेक्ट्रिकल पावर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि हमारे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर तक आ रहा है, या फिर सरदार सरोवर डैम में जनरेट हो रहा है, वहां पे ग्रिड में है, और वहां से पावर जो है वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर जगह तक आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पावर। वो सर्किट की बात कर रहे हैं। अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, मतलब पहले तो लिख देते हैं क्या है। सो से 7.7 में क्या बोल रहे हैं? अ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर मतलब क्या? cos फाई, cos फाई लो हो इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। अगर ऐसा हुआ तो ये लार्ज पावर लॉस है, ऐसा बोल रहे हैं, लार्ज पावर लॉस है। ओके, अगर cos फाइव लो हुआ, लो, ये cos फाइव अगर लो हुआ तो पावर लॉस ज्यादा होगा, ये चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये तो इजी है। हमारी कोई भी सर्किट हो, कोई भी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू से वी आई कॉस फाइव। डन। ओके, वो आरएमएस वैल्यू है, यही हमारे पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला अगर ई नॉट और आई नॉट के फॉर्म में लिखो तो नीचे √2 आएगा, दैट्स इट। डन। ओके, तो दिस इज आवर फॉर्मूला वी आई कॉस फाइव। अगर यहां पर हम देखें तो यहां से ही हमें पता चल जाएगा कि अगर cos 5 की वैल्यू क्या हो? लो। cos 5 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ p एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, से हमें क्या चाहिए? i की बात कर रहे हैं, तो v को भी पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू रखो। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ p एंड v से i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos 5 आ जाएगा। p और v की कोई एक वैल्यू है तो i नीचे चला जाएगा, i नीचे गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos 5 हो गया। सो वी नो दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos 5 बाय द फॉर्मूला, हमें पता ही है। अगर cos 5 कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और अगर करंट बढ़ा तो करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस ज्यादा ही तो होगा। क्यों? क्योंकि हीटिंग ज्यादा होगा। वो हमने देखा है, h वो हमने वो देखा था ना, I2RT 10th में फॉर्मूला देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर I बढ़ेगा, cos 5 कम है, और लो cos 5, I बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगा, और हीटिंग बढ़ा तो फिर पावर लॉस बढ़ गया। फिर वही ट्रांसफार्मर में हमने देखा वैसे कि इनपुट जितना दे रहे हैं हम, उतना ही आउटपुट नहीं मिल रहा है ड्यू टू सेवरल लॉसेस। तो वो लॉसेस ही है। cos 5 की वैल्यू अगर हम 1 ले ले, cos 5 की वैल्यू क्या ले ले यहाँ पर 1, तो P इज इक्वल टू तो VI आ गया, मतलब कि जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल गया। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा होता है नहीं। तो cos 5 हमने तब भी डिस्कस किया था कि 1 होना चाहिए, लेकिन होता है नहीं। इट शुड बी 1, लेकिन हमारे केस में 10:1 होगा, और जितना 1 से नजदीक हो उतना अच्छा है। ओके, और अगर बहुत कम होगा, ऐसा समझो कि 0.1 है, 1 नहीं 0.1, तो सोचो VI कितना कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? V इंटू आई है, तो तुम्हारा जो इनपुट पावर है आउटपुट पावर उतना मिलेगा नहीं, तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, बस ऐसे ही वर्डिंग में फॉर्मूला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्डिंग में लिख लो। ओके, तो ये तो सिंपल थियरी इक्वेशन था, पढ़ लेते हैं बुक में से भी। वी नो दैट P इज इक्वल्स टू VI cos 5 where cos 5 is the power factor to supply a given power at a given voltage. If cos 5 is small, we have to increase the current accordingly. Yes, okay, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, but this will lead to the large power loss, say I2R in the transmission. तो तुम ये बोल दो तो भी चलेगा, क्योंकि H इज इक्वल्स टू I2RT, या फिर तुम पावर के फॉर्मूला से भी बोलो P इज इक्वल्स टू VI होता है, ओके, और V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V इज इक्वल्स टू IR और बाय द ओम्स लॉ, और ये हमारा I, तो P इज इक्वल्स टू आया क्या? I2R आ गया। ओके, P इज इक्वल्स टू I2R। तो अगर करंट जितना ज्यादा होगा उतना पावर ज्यादा भेजना पड़ेगा हमें, जितना करंट ज्यादा जा रहा है, तो मतलब लॉस ज्यादा है। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी, और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो वो करंट क्या हो जा रहा है? लॉस
मतलब वो करंट लॉस में जा रहा है, मतलब करंट लॉस में जा रहा है और से पावर लॉस में जा रहा है। डन। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई हीटिंग ज्यादा हो ना, cos फाइव 1 हो। ओके, cos फाइव की वैल्यू क्या हो, 1 हो। cos फाइव की वैल्यू 1 ना बोलो तो ऐसा समझो कि ज्यादा हो, ये ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो हमारा इतना ज्यादा हीटिंग होगा नहीं, और हीटिंग नहीं होगा तो पावर लॉस भी कम होगा, या नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा तो बोल नहीं सकते, थोड़ा तो होगा ही, लेकिन जितना करंट मिनिमम हो उतना अच्छा है। डन, सिंपल था। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। इसको भी एक्सप्लेन करो, क्या कि पावर फैक्टर हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। अगर हमने सर्किट में कैपेसिटर यूज किया, कोई भी कैपेसिटेंस हो उसकी वैल्यू से 25, आओ बैठो इधर उधर जहां बैठना हो वहां। हाँ, सो कैपेसिटर की वैल्यू हमने इंक्लूड की, कैपेसिटर था नहीं, कैपेसिटर इंक्लूड किया, उसका कैपेसिटेंस कितना भी हो। ओके, उसका कैपेसिटेंस सपोज हो 25 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, व्हाटएवर, जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो वो हमने ऐड की। ओके, कैपेसिटर की वैल्यू हमने क्या की, ऐड की। सो ये कैपेसिटर की वैल्यू ऐड की तो उससे क्या होगा वो बोल रहे हैं। तो कैपेसिटर की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा कि पावर फैक्टर के ऊपर उसकी इफेक्ट होगी। तो वही चीज एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं कि पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड, ऑफन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर हम डालेंगे तो पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड होगा, तो वो हमें प्रूव करना है कि कैसे इम्प्रूव्ड होगा। ओके, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है, cos 5 ही लिखा है सिर्फ, लेकिन cos 5 की वैल्यू हमने देखी थी कि पावर फैक्टर के दो फॉर्मूला है। अगर तुम्हें 5 गिवन है, मतलब वोल्टेज करंट से आगे लीड कर रहा है, तो वो पर्टिकुलरली 5 वैल्यू गिवन होगी एंगल की, तो cos 5 निकालोगे, दैट इज द पावर फैक्टर। और याद है, और हमने निकाला था रेजिस्टेंस बाय से इंपीडेंस Z, याद आया। सो R बाई Z से हम वैल्यू निकाल देते पावर फैक्टर की। अगर cos 5 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, क्या बोल रहे हैं, देखो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड मतलब क्या, हमें 1 चाहिए, इम्प्रूव्ड मतलब हम तो बेस्ट ही बोलेंगे, तो बेस्ट कितना हो सकता है, 1। तो वो 1 कब हो सकता है, अगर ऊपर भी R और नीचे भी R हो तो 1 कट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऊपर तो R है ही, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे R हो तो नीचे R कब हो सकता है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास है Z इज इक्वल्स टू XL माइनस XC टू दी होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारे इंपीडेंस का फॉर्मूला है। ओके, नाउ इन द केस ऑफ रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC हो जाएगा। तो रेजोनेंस के केस में XL इज इक्वल्स टू XC हो गया, तो फिर हमारा रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में हमारा XL इज इक्वल्स टू XC हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ R पे, तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R। Z इज इक्वल्स टू R हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, R बाय R दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो मैक्सिमम आ गया, वही तो चाहिए था हमें। cos 5 तो हमें 1 ही चाहिए, आ नहीं रहा है। ओके, लेकिन चाहिए तो 1 ही, अदरवाइज cos 5 की वैल्यू भी 1, तो 1 कब होगी, cos 0 1 होता है। तो मतलब क्या, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होने चाहिए, जो हमें मिलते नहीं है। हमें क्या मिल रहा है फेजर डायग्राम से, वोल्टेज इज लीडिंग कंपेयर टू, जब आरएलसी सर्किट की बात करें तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है सबका गिन के, ओके, दैट इज लीडिंग कंपेयर टू दी से करंट, वो 5 एंगल से लीड कर रहा है। ओके, डन। तो ये हम फॉर्मूला से समझ गए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि ये ऐसा है, XL इज इक्वल्स टू XC होगा जब रेजोनेंस कंडीशन होगी, एट दैट टाइम वी कैन हैव मैक्सिमम से पावर फैक्टर। एक ऐसे बोल सकते हैं और फेजर डायग्राम से भी बता सकते हैं। दोनों वे से बताने की जरूरत नहीं है अगेन, क्यों, क्योंकि तुम्हें तो आंसर चाहिए, आंसर मिल गया है। ओके, लेकिन जैसे हमने फॉर्मूला से बताया वैसे फेजर डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखो फेजर डायग्राम से कैसे बता सकते हैं, सपोज हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है, ऐसा समझो कि ये मेरा V है और ये मेरा I है। ओके, और से ये I नहीं है, नहीं तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हाँ,
सपोज ये V है, हमने ऐसे देखो पहले कैसे ड्रॉ किया था, ये तो वापस अभी मुझे एंगल दिखाने इसलिए ऐसा शो कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले हमने कैसा किया था, ये I है और ये हमारा E0 और V है और दिस एंगल इज 5, ऐसे ड्रॉ किया था। ओके, वो ही ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा V है एंड से दिस इज माई I एंड दिस एंगल इज 5, तो वही चीज हुई ना, इसको ऐसे रोटेट कर दो, डन। तो ये V है और ये I है, ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे I के कंपोनेंट शो करने हैं इसलिए। तो ये हमारा रिजल्टेंट V है और ये I है। अगर ये हमारा करंट है तो करंट के दो कंपोनेंट हम बोल सकते हैं कि I का एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये फाई है, ये फाई है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, I cos फाई हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, I sin फाई। ओके, सो अगर ऐसा हुआ तो I cos फाई I sin फाई, तो अगर I cos फाई वाला कंपोनेंट हुआ तो V और I तो सेम फेज में हो गए, सेम फेज में हो गए तो हमारा पावर फैक्टर 1 ही आ जाने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा वोल्टेज और ये करंट कितने एंगल पे हो गए, 90 एंगल पे, तो cos फाई तो 90 तो जीरो आ जाएगा, वो तो जीरो आ गया, तो वो होना चाहिए नहीं। तो हमें इसको अलग करना है। इसको अलग करने के केस में तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये अगर करंट ऐसा एक इस साइड है तो उसके ऑपोजिट करंट हमारा एक उसके लीडिंग में भी है π/2, ये लीडिंग वोल्टेज से लीडिंग कर रहा है। ओके, अब वोल्टेज से अगर लीडिंग कर, हाँ तो देखो वही जो चीज पूछी हुई थी हमने कि पावर फैक्टर इंक्रीज करना है। ओके, हमने वो फॉर्मूला वाले में ऐसा नहीं बोला कि करंट मतलब हमने कैपेसिटर की बात ही नहीं की, कहाँ गया, पावर फैक्टर इंप्रूव बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि XL इज इक्वल टू XC होगा, तब ये 0 हो जाएगा, R हो जाएगा और ये 1, लेकिन हमें cos फाई 1 हो जाएगा वो नहीं शो करना था, हमें बोलना था cos फाई इंप्रूव होगा कब, जब कैपेसिटर यूज करे तब। तो यहाँ तुमने कैपेसिटर यूज किया तभी तो XL इज इक्वल टू XC हुआ। अगर कैपेसिटर यूज ही नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टर सर्किट है तो 1 ही है, रेजिस्टर और इंडक्टर सर्किट है तो फिर 1 होगा नहीं, इसीलिए हमने कैपेसिटर को ऐड किया सो दैट वो 1 हो गया एट रेजोनेंस। डन। यहां पर भी हम बोल सकते हैं देखो कि अगर ऐसे लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो ऐसे दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर वोल्टेज की कंडीशन में ही करंट है, मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, जैसे कि होता है प्योर ओनली रेजिस्टर वाले केस में, बोथ आर इन द सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट, हमने फेजर डायग्राम डिस्कस किया था। तो अगर सेम फेज में हो तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि cos 0 1 होता है, ओके, लेकिन इंडक्टर वाले केस में तो लैग कर रहा था, करंट लैग कर रहा था ना, और कैपेसिटर वाले केस में करंट लीड कर रहा था, याद आया, कैपेसिटर वाले केस में फेजर डायग्राम में करंट लीड कर रहा था, इंडक्टर वाले केस में हमने ऐसे ड्रॉ किया था और कैपेसिटर वाले केस में हमने ऐसे ड्रॉ किया था टू दी 90 डिग्री टू दी, ये यहाँ पे हमने E0 लिया था, याद हो तो फेजर डायग्राम में। सो कैपेसिटर वाले केस में वोल्टेज से करंट π/2 एंगल से क्या किया था, लीड किया था। तो ये हम मान लो कि ये करंट कब है, ये करंट है कैपेसिटर जब डाला तब। तो अगर मैंने कैपेसिटर डाल दिया तो करंट वोल्टेज से π/2 एंगल लीड करेगा, तो ये लीड कर दिया। अगर ऐसा लीड कर दिया तो ये और ये एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, और ये तो ऑलरेडी सेम में ही आ गया है, तो पावर फैक्टर मैक्सिमम हो गया। समझ में आया? दो मेथड से तुम बता सकते हो, एक तो फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से हमने बोल दिया cos फाई इज इक्वल टू R/Z है। अगर ओनली रेजिस्टर सर्किट है तो cos फाई 1 ही आएगा R/R। ओके, अगर इंडक्टर मतलब LR सर्किट है, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, तो cos फाई 1 आएगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम अगर कैपेसिटर ऐड करें, वही बोल रहे हैं कि अगर कैपेसिटर ऐड करें पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का, तो हम मैक्सिमम cos फाइव रीच कर सकते हैं, मतलब cos फाइव 1 हो सकता है। तो सही बात है, अगर हमने XC मतलब कैपेसिटेंस इंक्लूड किया तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC, तो XC होगा तो XL माइनस XC की वैल्यू रेजोनेंस कंडीशन पे 0 हो जाएगी। वो 0 हो गई तो हमारा इंपीडेंस हमारा R हो जाएगा। इंपीडेंस R हो गया तो cos फाई क्या हो जाएगा, 1। तो ये फॉर्मूला से बोल सकते हैं, और फेजर डायग्राम से भी बोल सकते हैं कि पहले तो अगर हमारा फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है, फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है कंपेयर टू द वोल्टेज, तो उसके हम कंपोनेंट लिख सकते हैं I cos फाई I sin फाई। I cos फाई वाला कंपोनेंट अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फेज में आ गए V और I, तो cos फाई 1 हो जाएगा। यहां होगा तो वो 0 हो जाएगा।
तो ये चलेगा नहीं। तो इसको हम नलीफाई करने के लिए एक करंट कंपोनेंट यहां भी डालते हैं। ऐसे कैसे डाल सकते हो, कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं ना, पहले कैपेसिटर नहीं था, अब कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं, तो कैपेसिटर तो वोल्टेज के π/2 लीड कर रहा है। कैपेसिटर वाले केस में फेजर डायग्राम हमने देखा है, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, और ये तो ऑलरेडी सेम फेज में ही है, तो हमारा cos फाई क्या हो गया, 1 हो गया मैक्सिमम। अंडरस्टूड? ओके, तो थियोरेटिकल ही क्वेश्चन था। देखो आंसर इसमें भी देख लेते हैं। सपोज इन अ सर्किट करंट I लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, जैसा होता है वैसे, then power factor cos phi is equals to R by Z. This we know. We can improve the power factor tending to 1 by making the Z tends to R. Let us understand Z tends to R कब होगा, रेजोनेंस पे। ओके, let us understand with the help of तो फेजर डायग्राम से बोल रहे हैं, हमने फॉर्मूला से भी बोला और फेजर डायग्राम से भी बोल रहे हैं। ओके, सो देखो वैसा ही कुछ, यस देखो सेम ही है, पहले ये V और अगर ये I होगा तो ये क्या हो जाएगा, उन्होंने IP लिखा हुआ है लेकिन वो हो क्या जाएगा, I cos फाई, और ये हो जाएगा I sin फाई। cos फाई होगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, और ये होगा तो उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पर एक करंट कंपोनेंट होना चाहिए। वो कहां से आएगा, कैपेसिटर ऐड कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग बाय π/2 एंगल फ्रॉम द वोल्टेज। डन? ओके, so how this can be achieved, let us resolve I into two components, IP along the applied voltage and IQ along perpendicular to the applied voltage. IQ, as you have learnt in section, is called the wattless component since corresponding to this component wattless, क्योंकि wattless क्योंकि वो क्या हो गया, 90 डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, cos 90 0, तो VI cos 5 से वो वैल्यू 0 हो गई, तो पावर 0 मतलब वॉटलेस ऐसे। So there is no power loss. IP is known as the power component because it is in phase with the voltage and correspond to the power loss in the circuit. It's clear from this analysis that if we want to improve the power factor, we must completely neutralize the lagging wattless current IQ by an equal leading wattless current I-Q. This can be done by connecting a capacitor of appropriate value in parallel so that IQ and I-Q cancel each other and P is effectively IP into it. तो वो सब लिखा हुआ है, बट हमने जो डिस्कस किया that only you if you write then also it is correct. कैपेसिटर हम डालेंगे, लेकिन कहाँ डालेंगे, इंडक्टर के पैरेलल में डालेंगे। ओके, इंडक्टर में पैरेलल में क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज मेंटेन करना है, नहीं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा फिर। ओके, सो हमारी जो RLC सर्किट होगी, सपोज ये R है एंड देन से L है, तो अगर हमें कैपेसिटर एक ऐड करना ही है, अगर कैपेसिटर हमें एक ऐड करना ही है तो हम पैरेलल में डाल देंगे ऐसे। ओके, तो पैरेलल, इंडक्टर के पैरेलल में हमने कैपेसिटर इंक्लूड कर दिया, और फिर रेजोनेंस कंडीशन पे cos फाई 1 भी मिल जाएगा हमें। अगर हमने सिंपल जो RLC सर्किट है वैसे अगर हमने कैपेसिटर डाला तो फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी वोल्टेज और करंट तो सप्लाई होगा ना कैपेसिटर में। यहाँ पर क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमें पता ही है कि अगर सीरीज में होगा तो सब में सेम करंट जाएगा, लेकिन पैरेलल में होगा तो करंट बढ़ जाएगा। याद है ना, वो तो सीरीज और पैरेलल जो रेजिस्टेंस के केस में देखते थे, सेम वे वैसा ही। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस। बस ये दो ही क्वेश्चन थे, यस ये दो ही क्वेश्चन, बट थियोरेटिकल न्यूमेरिकल है। कहना क्या है, हमें दोनों फॉर्मूला देखो, पहला वाला भी क्या है फॉर सर्किट, मतलब पहला वाला भी पावर के फॉर्मूला से ही हमें आंसर दे दिया कि कब होगा। ओके, और से ये cos 5 अगर हम बढ़ाए तो पावर लॉस ज्यादा होगा, तो हाँ पावर लॉस तो हुआ, क्यों, क्योंकि करंट और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो cos 5 की वैल्यू अगर कम है तो I की वैल्यू ज्यादा है, I की वैल्यू ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा है। वो भी हमने फॉर्मूला से डिस्कस किया। सेकंड वाला था वो भी हमने फॉर्मूला से डिस्कस किया। डन? पक्का?